नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। मधेपुरा में रह करके अगर कोई तैयारी ऐसी हो, किसी की तैयारी ऐसी हो कि कठिनतम परीक्षाओं में माने जाने वाले सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा अगर कोई आराम से निकाल ले घर पे बैठ के, तो ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य ही है। लेकिन जैसा हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि मधेपुरा में क्षमताओं की, योग्यताओं की कहीं कोई कमी नहीं है। और खास करके हाल में हमारी बेटियों ने जो कदम सफलता की तरफ बढ़ाया है वो काबिले तारीफ है। आज हम ऐसी ही एक बेटी को, मधेपुरा की बेटी को लेकर के आपके सामने आए हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये जो सीए की परीक्षा होती है, ये इतनी कठिन परीक्षा और इसे आसानी से पहले ही प्रयास में सीए इंटरमीडिएट इसने कैसे निकाल लिया। ये अपने आप में एक आश्चर्य है। हम बताते चले आपको कि हम जब इसके मार्क्स को जब एक्सपर्ट के पास हमने भेजा तो एक्सपर्ट ने बहुत ही अच्छा, इसे वेरी गुड कहा और ये भी आश्चर्य जताया कि दो इसके ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप में पहली बार में इतने अच्छे अंकों से सफलता जो है ये अपने आप में काफ़ी एक अहम है, ये महत्वपूर्ण है और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम आपका परिचय करा रहे हैं पहले कि हमारे साथ है साक्षी पांडे, सीए इंटरमीडिएट। सीए फाउंडेशन होता है, फिर उसके बाद का है सीए इंटरमीडिएट। आगे हम जानेंगे सीए में और क्या क्या होते हैं साक्षी पांडे से ही। हम शॉर्ट में परिचय दें, साक्षी पांडे हैं, पिता सुधाकर पांडे मधेपुरा के ये हैं, शिवम हार्डवेयर स्टेशन रोड में इनका है और साथ ही लायंस क्लब से भी जुड़े हुए एक समाजसेवी के रूप में ये चर्चित चेहरे में से पिता है सुधाकर पांडे। माता मीनाक्षी पांडे हाउस मेकर हम कहेंगे, हाउस वाइफ हमने कहना छोड़ दिया है, क्योंकि घर को बनाती हैं, घर को सजाती हैं। सिर्फ हाउस वाइफ क्यों, हाउस की मेकर है पूरी तरह से। घर वार्ड नंबर 22 मधेपुरा में है। एजुकेशन इनकी 10th जो है मधेपुरा पब्लिक स्कूल से हुई। 2021 में 90% मार्क्स के साथ इसने सफलता अर्जित की थी, पास किया था। 12th इसने पीएस कॉलेज से कॉमर्स से किया, 91.2% 2023 में। और देखिए कि 2023 है और उसके बाद ये 2025 है और सीए इंटरमीडिएट का कोर्स इसने कंप्लीट कर लिया है। सीए फाउंडेशन की तैयारी इसने शुरू की उसके बाद, और 2024 में ही सीए फाउंडेशन इसने पास आउट किया था विथ डिस्टिंक्शन। 6 सब्जेक्ट में से 5 में इसमें इंटरमीडिएट में एग्जाम्पशन मिला है। जानेंगे एग्जाम्पशन क्या है ये, और सफल होकर के जिंदगी में ये भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान, एक कंट्रीब्यूशन करना चाहती है। साक्षी पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमटी लाइव में। Thank you so much, sir, for having me here. Thank you so much for giving this golden opportunity. So I would like to say thank to my entire family. They have supported me a lot throughout this journey. उनका सपोर्ट और मेरे टीचर्स हो गए, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन, इवन पूरे लोग ने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट दिस जर्नी। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कहीं ना कहीं इस जर्नी को अब तक सक्सेस बनाने के लिए। तो सो थैंक यू सो मच जी। देखिए, हम सबसे पहले, चूंकि समय ना गंवाते हुए, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि ये कॉमर्स का फील्ड है। जैसे बेसिकली 3 स्ट्रीम में लोग जाते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, मैट्रिक के बाद। तो और यहाँ एक कॉमर्स का फील्ड कहने का मतलब कि साइंस एक तो ट्रेडिशनल हम मानते हैं, आर्ट्स अलग है, और ये कॉमर्स में बहुत कम ही लोग जाते हैं और कॉमर्स पढ़ना भी काफ़ी कठिन ये सब्जेक्ट माना जाता है। तो ऐसे में हम सबसे पहले जानेंगे आपसे साक्षी कि कॉमर्स पढ़ने का ख्याल कैसे है और सीए बनने का ख्याल कैसे आया आपके मन में। सर 10th से ही डिसाइडेड था कि मतलब कॉमर्स फील्ड में ही जाना है। तो मतलब ये था, साइंस ऐसा नहीं था कि साइंस नहीं लेना है फिर आर्ट्स नहीं लेना। पहले से मैंने बहुत रिसर्च करा इस पर, तो मतलब कॉमर्स में इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं। एक ये चीज़ था कि मुझे नए सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं उसमें अकाउंट्स था, बिजनेस स्टडीज़ था। तो ये चीज़ था कि सब्जेक्ट में क्या होगा, कैसा होगा, तो मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इस चीज़ में था। तो जब फिर इस कोर्स में मतलब जब आई, तो फिर कहीं ना कहीं फिर देखा कि कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इसमें। तो फिर उसमें से फिर एक सीए के बारे में फिर पता चला, तो फिर सीए, फिर उसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जाना। तो फिर वहाँ से लगा कि नहीं, कि अब सीए करना है। बहुत ही रेपुटेटेड कोर्स है और इसका डिमांड भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था, और कहीं ना कहीं कि सर सीए का रोल आज इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी माइंड में थी कि
नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने इकोनॉमी को भी सपोर्ट करूं, तो इसलिए भी सीए हैव ऑप्टेड फॉर दैट। इसलिए देखिए एक काफी एक हम समझते हैं कि एक उन्नत विकसित ये मानसिकता का परिचय है कि सीए बन के अपने इकोनॉमी में अगर कंट्रीब्यूट करना कोई चाहे तो एक छोटे से शहर से, छोटे से जिले से अगर इस तरह की भावना विकसित हो तो अपने आप में ये भी एक काबिले तारीफ है कि इस तरह की भावना विकसित होनी चाहिए। साक्षी ने कुछ ऐसी ही सोच के साथ में ये सीए बनने का ये जो है इसके मन में ख्याल आया और कॉमर्स पढ़ने का भी ख्याल आएगा। हम दो तीन चीज इसमें जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमें सीए कितने लेवल में होता है और फिर कौन कौन से लेवल हैं ये जानकारी हम ओके देते हैं। तो सर बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं सीए में। सबसे पहला हम लोग का होता है सीए फाउंडेशन एंड देन सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद फिर आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप होती है, इंटर्नशिप जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं। तो जहाँ पे आप जो थ्योरेटिकली पढ़ते हो उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप वहाँ पे गेन करते हो एंड देन फिर उसके बाद आपका 3rd लेवल सीए फाइनल होता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं सीए के। अच्छा, तो ये जैसे कि आपका ये फाउंडेशन आपने पहले किया, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट का कोर्स किया, तो ये फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में क्या अंतर है, क्या इसके सिलेबस में क्या अंतर है? सर फाउंडेशन या इंटरमीडिएट का सिलेबस मतलब बहुत बड़ा है। सी इंटरमीडिएट की अगर बात करूँ पार्टिकुलरली तो सी इंटरमीडिएट का सिलेबस बहुत बहुत वास्ट है। अगर हम एक ही सब्जेक्ट को उठा के देखें टैक्सेशन, तो टैक्सेशन अगर आप नॉर्मली पढ़ने बैठे तो इतने ज़्यादा सेक्शंस रहते हैं। लाइक आपका इनकम टैक्स एक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं खुद में ही बहुत अलग सेपरेट सब्जेक्ट है। तो वो हो गया, या फिर आपका जो लॉ सब्जेक्ट है, तो अराउंड 100+200+ सेक्शंस आर देयर। तो उनको मेमोराइज करना, उनको याद करना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। थियोरटिकल सब्जेक्ट जितने होते हैं वहाँ पर डिफ़िकल्टीज आती है। बट फाउंडेशन जो है वो 4 सब्जेक्ट्स है। आपका मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एमसीक्यू रहता है एंड बाकी के 2 सब्जेक्ट थ्योरेटिकल रहते हैं। उसमें भी एक अकाउंट्स आपका प्रैक्टिस रहता है एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहता है एंड देन आपका जो लॉ बचता है वो थ्योरेटिकल रहता है। तो फाउंडेशन की कंपैरिजन में इंटरमीडिएट काफ़ी वास्ट है। उसका एक एक सिलेबस अपने में खुद, और एक एक सब्जेक्ट अगर उठाए तो अपने में ही बहुत बड़ा है। तो दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है और इंटरमीडिएट काफ़ी भास्ट है ये बहुत वास्ट है उस सर, तुलना बहुत में। वास्ट। सीए फाउंडेशन की तुलना में इंटरमीडिएट काफ़ी बहुत। भास्ट है। हम एक ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे फाउंडेशन की तैयारी हम कैसे करें, पहले ये बता दें हम। तो सर क्योंकि हमें लगता है कि हम्म, जो भी छात्र शुरू करेंगे तो फाउंडेशन शुरू करेंगे वो। यस सर। तो फाउंडेशन शुरू करेंगे तो पहले फाउंडेशन के बारे में छोटी जानकारी आप दे दें, उसके बाद हम इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे ये वो। सर, तो फाउंडेशन जो है वो बेसिक एंट्री रूट है इस कोर्स में। तो इस कोर्स में लाइक आप 12th एलिजिबल होने चाहिए, 12th आपका पास आउट होना चाहिए, उसके बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आपको सीए, आप हमारा जो सीए का कोर्स है वो आईसीआई कंडक्ट करवाती है, इंस्टीट्यूट है विच जी इज सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जी तो वो आईसीआई के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जी। तो सबसे पहला स्टेप होता है आप रजिस्ट्रेशन करवाओ सीए फाउंडेशन में, द 1st लेवल। उसके बाद फिर आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। जो भी मटेरियल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है आप उससे गो थ्रू करते हो एंड देन फिर आपका सीए फाउंडेशन होता है। तो दे आर 4 पेपर्स इन सीए फाउंडेशन जो कि आप करते हो। उसके बाद फिर आपका सीए इंटरमीडिएट स्टार्ट होता है। तो ये एंट्री रूट है। एंट्री रूट अगर आप सीए फाउंडेशन नहीं करना चाहते, डायरेक्टली इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट से एंटर करना चाहते हो इस कोर्स में, तो ये सेकेंड रूट है जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड देन आप एलिजिबल होते हो इंटरमीडिएट के थ्रू इंटर करने के लिए इस कोर्स में। तो बेसिक 2 रूट्स होते हैं, थ्रू फाउंडेशन एंड सेकेंड इज़ आफ्टर क्लियरिंग योर बीकॉम और यानी ग्रेजुएशन करने के बाद आप फिर इसमें इंटर करते हो थ्रू इंटरमीडिएट लेवल, सेकेंड लेवल। और ये इंटरमीडिएट की तैयारी हम कैसे करें, सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कैसे करें और कितना कठिन है ये करना? आपने बताया कि काफ़ी कठिन है, लेकिन इसकी तैयारी, चूंकि कठिन को आपने आसान बनाया है, कठिन को बाकी लोग भी आसान बनाएंगे आपको देख करके मधेपुरा में। और भी जो छात्र छात्राएं हैं, हम स्कोप पर बात करेंगे कि कितने स्कोप हैं, ये भी हम बाद में बात करेंगे। और बहुत ये एक तरह से अपने आप में एक मोस्ट रिपीटेड एक फील्ड कहा जाए, जो सीए का फील्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फील्ड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट में फील्ड में है। और हमें लगता है कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो ट्रेडिशनल से हट करके आएँ और इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं और मधेपुरा का नाम हम चाहेंगे, मधेपुरा और कोसी का नाम रोशन करें। इसलिए हम ये चीज़ आप बताएं कि इंटरमीडिएट की तैयारी हम कैसे करें। तो
तो बेसिकली आपका जब फाउंडेशन हो जाए माइक तो को थोड़ा ऐसे सीधे। बेसिकली जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका सी इंटरमीडिएट स्टार्ट होता है। तो बीच में जो आपको टाइम मिलता है ना, जब रिजल्ट आने वाला रहता है सीए फाउंडेशन का, तो उसमें आप कोशिश करो कि आपको कहाँ से क्लासेस लेने हैं, कैसे क्लासेस लेने हैं, किन से क्लासेस लेने हैं, आप वो डिसाइड कर लो, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं रहता। वैसे ही कोर्स बहुत वास्ट है, तो मैक्सिमम 1 मंथ का समय लो एंड उसमें आप सबको डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ से कैसे कैसे करना है। एंड देन फिर बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पहले आप ग्रुप 1 से स्टार्ट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ डिफाइन कर लो कि आपको दोनों ग्रुप साथ में देने हैं या फिर सिंगल ग्रुप कर करके देना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, हर किसी की कैपेसिटी मतलब अलग अलग होती है। मैंने दोनों ग्रुप साथ में दिया, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके लिए दोनों ग्रुप साथ में ना हो, तो आप एक ग्रुप से स्टार्ट करो, लेकिन एक परफेक्ट टाइम के साथ स्टार्ट करो। टीचर्स आप सही से सिलेक्ट करना, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ो, क्योंकि ये मतलब हर एक का नॉलेज भी लेना बहुत ज़रूरी होता सही है। बात तो है। टीचर सिलेक्शन भी अच्छे से करना एंड देन फिर अपना टाइम रूटीन डिसाइड कर लेना। वो बेसिकली टीचर लोग आपको गाइड करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग रहना, टीचर को फॉलो करना अच्छे से। स्टडी मटेरियल को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, स्टडी मटेरियल जो आईसीए प्रोवाइड करती है उससे अच्छे तरह से गो थ्रू करना, और जो आपके टीचर्स आपको जैसे सजेस्ट करते हैं आप बेटर है कि आप उस वे में फर्दर प्रोसीड करो। देखिए बहुत सारी बातें हैं, और इस बीच में हम देख रहे हैं कि जो ये माइक आप ले लें। इस बीच में हम देख रहे हैं कि ढेर सारी टिप्पणियां आ रही हैं, और ये टिप्पणियां जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन टिप्पणियों पर हम आते हैं। चंदन यादव लिख रहे हैं मधेपुरा की भविष्य को बहुत बहुत बधाई। मंतोष कुमार लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई। लाइन सुधाकर पांडे लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई बिटिया रानी को। श्रीकांत राय लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस साक्षी। मिथिलेश वत्स लिख रहे हैं, मिथिलेश वत्स सीए गुरु, और एक मधेपुरा के लिए जानी मानी एक हस्ती, एजुकेशन के फील्ड में एक काफ़ी पॉपुलर शख्स लिख रहे हैं रिमेम्बरिंग लॉ इज डिफिकल्ट, व्हाट मेथड डिड यू यूज टू अंडरस्टैंड द बेयर एक्ट्स एंड कीस लॉज। हम इस पर आते हैं मिथिलेश जी, तुरंत हम बिटिया से आपके सवाल हम लेते हैं, और फिर उससे पहले हम जो टिप्पणियां हैं अभी तक की टिप्पणियां हम एक बार हम पढ़ लें। अभिजीत आनंद पांडे कहते हैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं बहन। चंदन यादव लिखते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी राकेश सर का बहुत बहुत, अरे हम नहीं भाई, बिटिया बिटिया को दीजिए आशीर्वाद दीजिए, और जो हमारे साथ गेस्ट आते हैं वो महत्वपूर्ण है। हम तो जो हमारे साथ एक टैलेंटेड लोग आते हैं उनको सिर्फ हम सामने ला करके, और हम भी आप लोगों की प्रशंसा पा रहे हैं ये अलग चीज़ है, लेकिन मेन तो वो है। लिखते हैं कि जिन्होंने जिले के एक एक प्रतिभा के अनुभव से परिचित कराते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिसेस बस लिखते हैं ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, बेस्ट विशेज फॉर योर फाइनल्स अहेड। थैंक यू सर। नीतीश यादव लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। एम के मसाल लिखते हैं मधेपुरा की बेटियों के जज्बे को सलाम, बी ए सिंबल ऑफ अदर्स। और एम के मसाल सर यहाँ के शिक्षक रहे हैं, यहाँ बहुत रहे हैं, बाहर रहते हैं, और शिक्षा के प्रति काफ़ी इनका ये भी था, लगाव भी था। और हम वहाँ से जब देख रहे हैं, और ख़ास करके जब बाहर जो लोग यहाँ से जुड़े हुए लोग जब जा रहे हैं और बाहर देख रहे हैं, खास करके बेटियों का सर दबदबा हो चुका है हमारे इलाके में अभी, खास करके मेरिट में बेटे थोड़ा सा जरूर पीछे 2-4 साल से थोड़ा पीछे होने, बेटियां काफ़ी आगे हैं, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो या बेटे भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तुलना अगर करें तो बेटियां बेहतर कर रही हैं, बेटियों में ज़्यादा भविष्य हम तलाश रहे हैं अभी। श्रीकांत राय कहते हैं सीए की पढ़ाई सच में बहुत कठिन होती है, और घर से ही ऑनलाइन क्लास लेकर पहले ही अटैम्प्ट में इंटर अटैम्प्ट करना वाकई काबिल तारीफ है। इसके लिए साक्षी के साथ साथ उसके पेरेंट भी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, देखिए कोई भी सफलता जब मिलती है किन्हीं को तो हम मानते हैं, या फिर हम, मेरे मानने ना मानने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, ये पूरी दुनिया मानती है कि अभिभावक का, पेरेंट का योगदान उसमें काफ़ी होता है, चाहे वो मोरल बूस्टअप करें या फिर सारी फैसिलिटी दें, या फिर एक किसी भी छात्र को जब अपने माता पिता या फिर बाकी जो अभिभावक हैं उन पर जब भरोसा होता है कि हमारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ये सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इनके नाम को भी ऊपर ले जाना है, तो वहाँ वो पढ़ाई छात्र करते हैं, और ऐसे में पेरेंट के योगदान से कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
आनंद कुमार लिखते हैं बधाई हो। समदर्शी दिवाकर कहते हैं बहुत बहुत बधाई। हम एक चीज जानना चाहेंगे, मिथिलेश सर का क्वेश्चन था वो, और वो क्वेश्चन था कि रिमेम्बरिंग लॉ इज डिफिकल्ट, लॉ को याद करना काफ़ी कठिन है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन फील्ड ऑफ लॉ फॉर लास्ट 27 ईयर्स। मैं भी लॉ के फील्ड में 27 साल से हूँ। लॉ को याद रखना काफ़ी कठिन है। मैंने भी किताब जहाँ चेंज होता है, अभी न्यू क्रिमिनल लॉ वहाँ रखा हुआ है, और ये काफ़ी कठिन है। तो ये साक्षी ने कैसे, कौन सा मेथड अपनाया अंडरस्टैंड द बेयर एक्ट्स एंड केस लॉज के लिए? सर लॉ इतने मतलब अराउंड 200 सेक्शंस तो होंगे ही। आपके पास लॉ रिमेंबर करने के लिए आपके पास इनकम टैक्स है, वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है, आपके पास पूरा ऑडिट पर है, थ्योरी पेपर याद करने के लिए। तो मेरे केस में ऐसा था कि याद करने में लाइक हम बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा हो रही कि लॉ मेरे को खुद याद नहीं होता था। तो देन आई स्टार्टेड कि अब मैं जब भी टीचर से बात करती थी कि सर मेरे को लॉ में प्रॉब्लम आ रही है एंड ऑल दैट, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कहती थी कि इसका सिर्फ एक ही चीज़ कि आप जितना मल्टीपल रिवीजन करो, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से जब रिवीजन के बाद लॉ अराउंड 5 से 6 बार तो हम उसको याद किए होंगे, एंड 2 से 3 बार तो लिखे होंगे कि लॉ को, क्योंकि लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आईसीआई का मार्किंग का जो वो होता है ना, वो जो उनका कीवर्ड्स होता है वो अगर आप नहीं लिखते हो तो कहीं ना कहीं मार्क्स वो लोग कट करते हैं। ये फैक्ट है कि अगर आप सेक्शंस याद नहीं कर रहे हो, सेक्शंस बिना कोट किए अगर आप आंसर लिख रहे हो, तो ठीक है, आईसीआई बोलता है कि आप विदाउट सेक्शन याद किए लिखो। बट कहीं ना कहीं अगर आप कोई सेक्शन कोट करते हो ना, तो वो जो एग्जामिनर होता है, जो आपके जो आपके जो कॉपी चेक करेंगे, वो उनके दिमाग में रहता है कि अगर दो बच्चे हैं, उन्होंने अगर सेक्शन कोट कर, आप सेक्शन कोट नहीं कर रहे हो, तो इम्पैक्ट हो जाता है, मार्किंग में फ़र्क पड़ता है। तो इसका मैं बेसिक से अगर एक चीज़ बोलूँगी तो वो एक ही चीज़ है कि आप मल्टीपल रिवीजन करो, बार बार चीज़ों को ना रिलेट करो। कि अगर आपके प्रैक्टिकल चीज़ में अगर आप ऐसे हो, तो आपके पास अगर ऐसे क्लाइंट आते हैं तो आप कैसे डील करोगे, आप क्लाइंट को कैसे एडवाइस दोगे। तो हम तो ज़्यादातर चीज़ों को प्रैक्टिकली लेकर ही किए हैं। जैसे कि ऑडिट है, ऑडिट बहुत बहुत वास्ट है, ऑडिट में थ्योरी बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक लॉ, ऑडिट भी वैसा ही है। तो उसमें को भी कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट्स को जितना बार आप रिवाइज करोगे ना, जितनी बार मल्टीपल रिविजन इज द ओनली सॉल्यूशन आई थिंक फॉर दैट, फॉर दिस प्रॉब्लम। क्योंकि मल्टीपल रिवीजन के बाद ही आप कहीं ना कहीं पकड़ पा पाते हो लॉ जैसे सब्जेक्ट में। तो मल्टीपल रिवीजन करो, जितना हो सके करो, डेली करो। और ये चीज़ है कि एग्ज़ाम तक थ्योरी पेपर को छोड़ना मत। 15 मिनट ही देकर करो, 15 मिनट में 5 सेक्शन ही रिवाइज करो, लेकिन करो, कभी भी छोड़ना नहीं, एग्ज़ाम तक मत छोड़ना थ्योरी पेपर को। तो इसकी वजह से ही पकड़ आएगी, अदरवाइज लॉ में पकड़ आना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। जो याद कर सकते हैं वो याद कर लेंगे, लेकिन जिनको याद नहीं होता ना, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो मेरा एडवाइस ये है कि थ्योरी पेपर को एग्ज़ाम तक डेली करो, 15-15 मिनट से निकाल के करो, लेकिन डेली करो। हम्म। चलिए, और भी टिप्पणियाँ आ रही है बेटा। इसको ये जो है ये सामने रहेगा, तब रिसेप्टर इसका जो है ओके वो ओके माइक का काम करेगा, क्योंकि आवाज़ कहीं धीमी ना पड़ जाए, छात्रों को सुनने में कठिनाई नहीं हो, वो फ्रेश सुने। ताकि ये एक, खास करके जो जिन्होंने सफलता अर्जित की है, उनके एक एक शब्द को सुनना काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए कि कौन से शब्द में कौन सा क्या छुपा हुआ हो, और स्टूडेंट क्या उसमें से कौन सा एक लाभ उठा ले, इसलिए ज़रूरी है कि हम स्पष्ट शब्दों में सुने। जी। आगे टिप्पणियां हैं, टिप्पणियां हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले जस्ट हम पूछ रहे हैं कि आ, प्रथम प्रयास में सफलता, ये अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रथम प्रयास में सफलता। नहीं तो कभी कभी साल 2 साल लोगों को चीज़ों को समझने में साल 2 साल लग जाते हैं। प्रथम प्रयास में किसी भी, खास करके एक टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन में प्रथम प्रयास में सफलता काफ़ी मुश्किल चीज़ है, और आपने प्रथम प्रयास में सफलता अर्जित की। क्या करें छात्र, कुछ टिप्स दीजिए, इसमें कुछ टिप्स दें कि क्या करें कि उन्हें भी प्रथम प्रयास में सफलता मिल जाए, या कम से कम दूसरे प्रयास में तो मिले ही, लेकिन कोशिश हो कि प्रथम प्रयास में सफलता मिल करके, और साक्षी पांडे की तरह वो भी जो है वो सफल छात्रों की सूची में अपना नाम दर्ज कराएं, और वो भी बाकी को मोटिवेट कर सकें। तो क्या करें कि उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाए? सर सीए इंटरमीडिएट कोर्स बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो इसके लिए सिंपली मैं बस इतना कहूँगी कि आपका जो भी रूटीन हो या फिर जो भी प्लान आप बना रहे हो ना, उसको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल योर एग्जामिनेशन जस्ट डू फॉलो इट, एंड ऑनेस्टली फॉलो करो। अगर मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने 15-15 घंटे की मतलब
ऐसा रूटीन कुछ बनाया था इसकी वजह से ऐसा ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, सबको मैनेज करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे कोर्स में। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर लोगे तो आई कैन एश्योर यू कि आप कर लोगे सीए। हम कर सकते तो आप भी कर लोगे। तो बिल्कुल। ये चीज़ है कि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो पहले आपका ग्रुप वन स्टार्ट होगा। तो पहले आप अपने क्लासेस ऑन टाइम कंप्लीट करो। एक भी क्लास ऐसा नहीं कि ये बोल के छोड़ दिया कि आज नहीं हो पाया। हाँ, इमरजेंसी के केस में डेफिनेटली आपका क्लास नहीं हो पाएगा तो आप संडे को कर सकते हो। तो क्लासेस ऑन टाइम कंप्लीट करो। अगर 6 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो विथ वन रिवीजन, उसके साथ हो जाना चाहिए। फिर जो बाकी के 2-3 महीने बचते हैं एग्ज़ाम से पहले, उसमें प्रॉपरली स्टार्ट करो पढ़ाई अपना रिवीजन का। तो इसमें 3 बार तो एटलीस्ट रिवीजन कर ही लेना हर एक सब्जेक्ट का। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जितना है ना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इंटरचेंज करके हर एक अल्टरनेट डेज पे कभी कॉस्टिंग किया, कभी अकाउंट्स किया, फिर उसको ना के कभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठाया। तो ऐसे करके थ्योरी के साथ बैलेंस करके मतलब किया करो। एंड देन एक और चीज़ है कि थ्योरी पेपर को डेली करो। लाओ स्टार्ट कर रहे हो तो लाओ करो, एंड कहीं ना कहीं ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट कर दो, चेंज किया करो। तो ऐसे मैनेज करो एंड टाइम मैनेजमेंट ये चीज़ सीख लो। आप प्रोफेशनल फील्ड में हो तो आपको आगे भी काम आना है, तो वर्क बैलेंस वैसे भी सीखना ही पड़ता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट सही से करो। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई के लिए निकालो तो सिर्फ 12 घंटे आपके डेडिकेट होकर उसको देना है आपको पूरे रूटीन में। एंड देन फिर वही है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, ऑनेस्ट रहो अपने आप से कि हाँ मैंने 12 घंटे पढ़ाई की तो हो गया। तो यही चीज़ है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। यही चीज़ आप जैसे मेरे से पहले भी कोई भी बोलेगा तो कंसिस्टेंसी बोलेगा, टाइम मैनेजमेंट बोलेगा, डिसिप्लिन बोलेगा, एंड हम भी यही बोलेंगे कि इस टू फॉलो इट। देखिए, एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और ये महत्वपूर्ण बात जैसे हम लोग भी ये जानते थे या फिर करते थे कि सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, और सेल्फ असेसमेंट ऑनेस्टली होना चाहिए, ईमानदारी से। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो ईमानदार प्रयास आपका होना चाहिए, सफलता तभी मिलेगी। अगर प्रयास आपका ईमानदार नहीं होता है, प्रयास सिर्फ अगर दिखाने के उद्देश्य से होता है या पेरेंट्स को दिखाने के उद्देश्य से होता है, तो फिर आपको आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। तो इस साक्षी का भी कहना है कि एक ऑनेस्टली जो है उसको सारी चीज़ों को एक ईमानदारी से लें, इसमें आगे करें। टाइम मैनेजमेंट की बात कर रही है, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें मतलब और भी इसमें बताएं कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि एक बात उठी इसमें कि क्लास करते समय, तो ये क्लास करना इसमें क्या क्या है उसका, यस कैसे सर, क्लास करते यस हैं? सर। जैसे कि जब ग्रुप वन स्टार्ट होगा तो 3 सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट करते हो। तो मेरी जो क्लासेस थी ना तो अराउंड 9 घंटा तो अराउंड जाता ही था क्लासेस में। तो आप जब इतना स्क्रीन टाइम दे रहे हो ना, उसके बाद फिर आप कहीं ना कहीं वो ज़्यादा एनर्जी नहीं बचती कि आप फिर से सेल्फ स्टडी करो इतना स्क्रीन टाइम देने के बाद। तो एक चीज़ दिमाग में रखना कि आपको देना तो है, सेल्फ स्टडी में टाइम तो देना तो पड़ेगा। जो भी क्लास में हुआ है उसी दिन हो सके तो उसको रिवाइज कर लो। एंड देन फिर ऐसे कि टाइम मैनेजमेंट इज़ नॉट लाइक कि आप डेली जो पढ़ रहे हो 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पढ़ो ना कि अच्छे से पढ़ो। आपको ऐसा ना लगे कि यार मैंने जो पढ़ाई करी कि मैंने 12 घंटे पढ़ी कि मेरे दिमाग में कुछ गया नहीं, मेरे को ये फिर से देखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो ऑनेस्ट पढ़ाई नहीं हुई। आप जो बिल्कुल। क्लास के साथ कर रहे हो उसको प्रॉपरली करो। क्लास अटेंडेड मतलब क्लास को ना ऐसा नहीं कि आपको क्लास बाहर से आप फिर से स्टार्ट करके फिर से बार बार चीज़ देख रहे हो कि मैंने जो क्लास देख रखी है मेरे को फिर से देखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप क्लास प्रॉपर तरीके से अटेंड करो। एंड देन जो होमवर्क मिले उसे उसी दिन कंप्लीट करो। कल के लिए कोई भी चीज़ मत छोड़ना। एंड देन वो करने के बाद कुछ समय निकालो, जो क्लास में पूरा पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज करो, फिर अगले दिन क्लास के लिए अपेयर हो। तो ये चीज़ आप फर्स्ट डे से लेकर के एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक तो करना। एंड आई कैन एश्योर यू कि आप भी आराम से क्लियर कर लोगे। डिफ़िकल्ट नहीं है इन द सेंस कहूँ कि सिलेबस बहुत वास्ट है। इट्स नॉट पॉसिबल इवन दो, इसलिए ये एक ऑप्शन भी है हम लोगों को कि एक ग्रुप आप दो या फिर 2 ग्रुप साथ में दो, एक ही ग्रुप करके दो। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आप समझो कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस के कारण बन जाता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा है कि आप करो, अच्छे से हो जाएगा। एंड अंडरस्टैंड करके करो क्योंकि आपको इस पर ही वर्क करना आगे। सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो, इसको प्रैक्टिकली फील करो। कोई भी सब्जेक्ट है तो आपके पास अगर क्लाइंट आए तो आप कैसे डील करोगे, तो उसको प्रैक्टिकली ना फील करके पढ़ो तो ईजी जाएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, तो उसके इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, हो जाएगा। देखिए, सिलेबस काफ़ी कठिन है बता रही हैं, लेकिन
कठिन इस वास्ट है, बहुत भास्ट है, वास्ट, भास्ट है, भास्ट है स्पेसिफिक डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट है। भास्ट होने की वजह से काफी डिफिकल्ट है, लेकिन हो हम जाएगा। मानते हैं कि अब डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि साक्षी पांडे बैठी हुई है यहाँ, और इसने उस जो सिलेबस भास्ट होने के कारण जो डिफिकल्टी थी, उस डिफिकल्टी को दूर करके ये सफलता अर्जित करके, हमने जब साक्षी के मार्क्स जब हमने कहीं भेजे एक्सपर्ट को, तो वहाँ से यही मिला कहने को कि एक ही बार में दोनों ग्रुप में सफलता अर्जित करनी, और वो भी इतने अच्छे मार्क्स से, ये काफ़ी अपने आप में महत्व रखता है, ये इसके टैलेंट को दर्शाता है। हम आपको बता दें कि इसमें जो ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट और ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट। हम बता हाँ हाँ, आप बताएं, और कितने कितने मार्क्स आपको इसमें आए हैं। हाँ, तो ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला आपका एडवांस अकाउंट्स है, सेकंड आपका कॉर्पोरेट लॉ है, एंड थर्ड आपका टैक्सेशन है। तो मेरा अकाउंट्स में 74 है, लॉ में मेरा 57 है, टैक्सेशन 60 है। तो बेसिकली हर एक सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली 40 मार्क्स लाने रहते हैं फॉर पासिंग सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली वाइज। लेकिन अगर टोटल जो है आपका वो 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तीनों का मार्क्स जोड़ के। ठीक है, तो मेरा 191 टोटल था ग्रुप 1 में। एंड देन ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट्स हैं। कॉस्टिंग जिसमें मेरा 71 है, FM एंड SM जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उसमें मेरा 72 है, एंड ऑडिटिंग जो थ्योरी पेपर है उसमें मेरा 76 है। तो ये मिला के मेरे 219 मार्क्स हैं। तो टोटल अगर दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 का करूँ तो 410 मार्क्स है, एग्रीगेट अराउंड परसेंटेज 68.33%। जी, एक बेहतरीन अंक, और सब कुछ बहुत ही एक इतने सब्जेक्ट, और ख़ास करके हमने तो कभी अंदाज़ा भी ना किया होगा कि इंटरमीडिएट के इस स्टेज पर जो है कॉरपोरेट लॉ और टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट, और ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ये इस समय में, जबकि ये अक्सर पहले हमें लगता है कि बाकी चीज़ों में सीए को छोड़ के बाकी चीज़ों में ये ग्रेजुएशन में ये सब सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ है। कुछ टिप्पणियों को लेते हैं, लेकिन हम फिर जानेंगे कि इसकी तैयारी के लिए हम फिर कहाँ से कैसे तैयारी करें, और फिर स्टडी मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर बाकी भी जो पढ़ने के तरीके हैं, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए कि सफलता सीए जैसी कठिनतम परीक्षा में सफलता हासिल हो जाए। टिप्पणी है, अल्पना पांडे लिखती हैं, बधाई हो बेटी। रितु कुमारी लिखती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। दीपक पल्टन लिखते हैं, बहुत बहुत बधाई। श्रीकांत राय लिखते हैं, राकेश सर अभी कुछ देर पहले मैंने भी साक्षी से अपने चैनल पर बातचीत की है। मुझे तो बस यही समझ में आया कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मनीषा यादव कह रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिसेस वस लिख रहे हैं, इन इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग गोज वेरी डीप। What did you do to manage it well? In intermediate, advanced accounting goes very deep. यस सर। What did you do to manage it well? जवाब सो दें। अकाउंट्स जो है आप जब पढ़ते हो तो अराउंड मतलब अराउंड 25 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बेसिकली आपके जो होते हैं ना कि आपको उनसे गो थ्रू करना रहता है। तो अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 की बात करूँ, दैट इज़ PPE, तो आप जब उसको रीड कर रहे हो ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को थोरली रीड करो। पहले आपको थ्योरी क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली रहता है कि कोई भी स्टैंडर्ड उठाओ, कोई भी चैप्टर ही क्यों ना उठाओ, आपका थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है क्लियर रखना। फिर आप कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिकल उसमें जाते हो तो लाइक जो मेरे टीचर जो थे प्रवीण जिंदल सर, उन्होंने जो मटेरियल प्रोवाइड की थी, मैंने बस उससे गो थ्रू करा। प्रैक्टिकल जितने भी चैप्टर्स थे, जो भी प्रैक्टिकल वो था, तो मल्टीपल क्वेश्चन जब आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हो तो जहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है आप उसको मार्क कर लो, सो दैट आप जब सेकेंड टाइम रिवीजन करो तो वो चीज़ पे ही आप फोकस करो जिस पे आपको प्रॉब्लम आया, फिर क्यों हुआ। तो पहले तो अपना थ्योरी क्लियर रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब कुछ डीप में पढ़ना, एंड देन प्रैक्टिकल में जब जाते हो तो आप उस चीज़ को पॉइंट आउट करो कि कहाँ आपको प्रॉब्लम जा रही है नॉन। एंड लास्टली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना कर सकते हो प्रैक्टिस करो। एंड कोई भी चैप्टर जो आपको हार्ड जा रहा है, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको हार्ड जा रहा है, आप उसको अल्टरनेट डेज पे या फिर संडे टाइम दे करके किया करो, ताकि एग्ज़ाम तक वो चीज़ आपको ईजी लगने लगे। तो इसके लिए बस इतना कहूँगी, डू फॉलो द मटेरियल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय योर टीचर।
स्टडी मैट अच्छे से करना, मतलब स्टडी मटेरियल जो आईसीआई प्रोवाइड करता है उसके सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करना, एक भी क्वेश्चन मत लीव करना। तो स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल। मतलब कहाँ से ला सकते हैं स्टडी मटेरियल, कहाँ स्टडी से स्टूडेंट को मटेरियल लाना जो है चाहिए? वो जब आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करते हो हम्म। आईसीआई हम्म। के वेबसाइट के थ्रू, तो वहाँ पे जाकर जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आईसीआई आपको खुद का मॉड्यूल प्रोवाइड करती है स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए। तो वो आईसीआई भी प्रोवाइड करती है और हमारे जो टीचर है जहाँ से हम क्लासेस लेते हैं तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप बेसिकली जो आपके टीचर जैसे गाइड कर रहे हैं ना, डू फॉलो इट। लेकिन स्टडी मटेरियल को मत छोड़ना। स्टडी मटेरियल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपरली एक्सप्लेन किए रहते हैं, तो उनसे गो थ्रू करना, उस चीज़ को समझना, एंड देन प्रैक्टिकल में आना। तो प्रैक्टिकल आपके जो टीचर बुक प्रोवाइड करते हैं, बार बार सॉल्व करो उसको, चीज़ों को समझो कि कैसे सॉल्व हो रहा है। रटना नहीं कोई भी चीज़ कि हाँ ऐसे हो रहा है तो ऐसे रट लिए एग्ज़ाम में कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि आप सीए का कोर्स में हो तो यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट मतलब अलग रहते हैं आपके, हर जगह थ्योरी चेक होती है। आप ही सोचोगे कि ये क्वेश्चन इस तरह से अभी सॉल्व हुआ है, कल को फिर इंस्टीट्यूट कुछ अलग थ्योरी पे अलग क्वेश्चन बना के देगी जो आज तक पूछा ही नहीं गया है। तो थ्योरी क्लियर रखना, क्वेश्चन खुद पे खुद अच्छा, बन मतलब जाएंगे। ऐसा भी होता है कि जैसे खास करके बहुत सारे एग्जामिनेशन में कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लिए या पहले का क्वेश्चन मिलता है, तो उससे भी एक बेस मिल जाता है, आधार मिल जाता है, या फिर लोग जो हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके, तो इसमें क्या मतलब ये एक्सपेरिमेंट होता रहता है कि नए नए प्रश्न भी इसमें आते रहते हैं? यस सर, न्यू क्वेश्चंस आते हैं, बट डेफिनेट सी बात है कि क्वेश्चन आएंगे। कोई कभी ना कभी तो इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन डालेगी। ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस पूछा जा चुका है वही पूछेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, रिपीट तो तो होगा रिपीट तो नहीं, नहीं। रिपीट तो होगा नहीं। मतलब ये, लेकिन ये है कि आप जब प्रैक्टिस करो तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है, जो भी आपकी आरटीपी वगैरह जो इंस्टीट्यूट लेके आती है या फिर जो मॉक टेस्ट आता है, उसको अच्छे से करना, उसके हर एक क्वेश्चन को समझना, विथ लॉजिक समझना, एंड देन डू सॉल्व इट। कि जितना हो सके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे ही होने वाला है। तो हर एक चैप्टर जो भी आप ले रहे हो उसका एमटीपी ले लिए या फिर आरटीपीज ले लिए, जो भी इंस्टीट्यूट लाती है उसको सॉल्व करो। एंड प्रॉपरली जब आप रिवीजन करते हो, जब आपका रिवीजन हो जाए, 2 रिवीजन जब कर लो, कोई भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, कोई भी पेपर का क्यों ना हो, उसके बाद एमटीपी आप लो प्रॉपरली। 3 घंटे का टाइम सेट करो एंड ऑनेस्टली बैठ के एग्ज़ाम दो। उससे पहले ऐसा होना चाहिए कि आप खुद के लिए वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो। वैसा एग्ज़ाम 3 घंटे में देखो, खुद को सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। देखो कितना स्कोर कर रहे हो, कहाँ कमी है, ये सब चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप कुछ भी पढ़ के जा रहे हो, लाइक टेस्ट का पेपर जब मेरा था तो थ्योरी के मामले में सारे नॉलेज थे, बट कहीं ना कहीं वो जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, बहुत बड़ा की फैक्टर होता है। तो ये चीज़ को रखना दिमाग में। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इम्पेक्ट करते हैं। हम एक इससे पहले कि जैसे आपने बार बार पढ़ने या रिवीजन वाली बात बोली, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में नोट्स भी बनाते हैं लोग, यस सर। तो इसमें नोट्स बनाने का कितना महत्वपूर्ण है नोट्स बनाना? सर जो वास्ट है ना, जैसे टैक्सेशन हो गया, तो जिनसे मैंने क्लास करी थी जिन सर से, तो उनका बुक बहुत शॉर्ट करके हर एक चीज़ों को था। तो सर की जो बुक थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो फिर और जो सर जो भी क्लास में पढ़ाते थे ना, तो आईसीआई का मॉड्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप पढ़ने भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कहीं ना कहीं देख के लगता है कि इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, आपके पास सिर्फ 3 महीने, उसमें इतना बड़ा सिलेबस करना है। तो जो सर थे वो क्लास में नोट्स बनवाया करते थे। तो वो नोट्स मैंने प्रॉपरली बनाए थे, क्लास में ही बन जाते थे। तो अलग से बैठ के ऐसा कोई नोट्स मैंने किसी भी पेपर के लिए नहीं बनाया। इवन तो थ्योरी जो थी ऑडिट, उसके लिए भी खुद से कभी ऐसा कुछ नोट्स नहीं बनाया। क्योंकि मैं जब भी पढ़ती थी तो मेरे को हर चीज़ प्लेन में चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे चीज़ों को देख लूँ, क्योंकि वो जो है ना, तभी जा कर के प्रॉपर नॉलेज आता है कि अगर आप एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले रहे हो तो सिर्फ प्रैक्टिकल देखने से नहीं होगा, अंदर की थ्योरी भी देखनी जरूरी है। तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ जो वास्ट सिलेबस है उसके लिए सर नोट्स बनवा रहे हैं, उसको रखो। क्योंकि आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि आप जब एक पेपर एग्जाम का दे के आते हो, उसके 1 दिन का गैप आपको मिलता है, उसकी फिर अगले दिन एक दूसरा एग्ज़ाम रहता है। तो इतना बड़ा सिलेबस जिसको आपने अराउंड 6 महीने देकर कंप्लीट किए, अब आपको उसका पूरा रिवीजन करना है 1 डेज में, 1 दिन के अंदर। तो वो चीज़ को उस समय का ध्यान रख करके नोट्स बनाओ, ताकि उस समय के लिए आपको ईजी पड़ जाए अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से नोट्स बनाना, इन द सेंस कि जो छोटे छोटे साइड्स नोट्स है थ्योरी में, तो स्पेशली कि जब आप पढ़ रहे हो ना तो आपको बिल्कुल। कोई चीज़ डिफिकल्टी जाएगी, तो उसको साइड में लिख लिए बुक के अंदर, लाइक नोट्स की जैसा। जब आप दूसरी बार पढ़ो तो सिर्फ उस नोट्स पर ध्यान जाना चाहिए आप, और उस थ्योरी से आप गो थ्रू कर जाओ इजीली, सिर्फ नोट्स के थ्रू। तो वो चीज़ करते रहना ताकि आपको आगे के लिए ईजी रहे। मतलब ये तरीका इसमें अपनाया जा सकता है, जैसे आपने नोट्स भले नहीं बनाया लेकिन
उस साइड जब में कुछ ना कुछ लिखा कि जब मैं साइड रिवीजन दोबारा करूं तो मेरे माइंड में वो चीज़ रहे कि यहाँ पे मेरे को ये डिफिकल्टी आई थी, तो वो चीज़ मेरे। हालांकि हमें लगता है कि जो बहुत सारी किताबों में जो बुक्स होते हैं उसमें लास्ट में भी कुछ जो है एक दो उसमें जो है ब्लैंक पेज यस ऐड सर। कर दिया जाता है, ताकि कुछ अगर ऐसी चीजें हैं तो वहां पर उसको नोट कर ले। हाँ। या वैसे भी हम समझते हैं कि सफलता अर्जित करनी है, किताबें अगर खरीदें और किताब में ही ऊपर और बगल का जो खाली जगह है उसमें ये भी अगर कुछ मार्क मार्क अगर यस करते सर। जाए तो उसमें कहीं से ये नहीं कि हम किताब को गंदा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि सफलता अर्जित करनी है वो इसका मतलब है कि हम उसको जो है अध्ययन करके आप उसमें से अपने निचोड़ अकॉर्डिंग, निकाल रहे हाँ हैं। अपने अकॉर्डिंग जितना कर सकते हो करो, करना क्योंकि बाद चाहिए। में प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि बहुत बिल्कुल फास्ट सिलेबस है ना, इतना ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे एग्जाम से बिल्कुल एक दिन बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो नोट्स बनाया करो अपने अकॉर्डिंग, जैसे सही लगे। ये टिप्पणी है एडवोकेट बिट्टू कुमार कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर रिंकू अमर कह रही हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अशोक कुमार सोमानी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिथिलेश वस कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस डिड यू डू टू सॉल्व द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यस सर। सो फाइनेंशियल व्हाट काइंड मैनेजमेंट। ऑफ प्रैक्टिस डिड यू, हम आपके लिए नहीं, हम जो छात्र हैं आगे उनके लिए फिर दोबारा पढ़ रहे हैं ताकि प्रश्न भी जो है वो जाने और फिर उसके जो उत्तर हैं जो क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस डिड यू डू टू सॉल्व द डिफिकल्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम जो है, वैसे तो दो, कहीं ना कहीं अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो 100 मार्क्स का जो पेपर रहता है, 50 मार्क्स का आपका एसएम रहता है, 50 मार्क्स का आपका एफएम रहता है। तो आपको टोटली है, अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 40 मार्क्स ईच इंडिविजुअली मेरे को चाहिए पास करने के लिए। तो एसएम का यूज़ प्रॉपरली करना फॉर पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर पार्टिकुलरली एफएम की बात करूँ तो एफएम में एज अ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया था। आई थिंक मैंने तो 4 बार सर की जो बुक थी उसको सॉल्व करा था, कि प्रॉब्लम मेरे को भी जाती थी एफएम सब्जेक्ट में। हर एक कंसेप्ट पे ना क्वेश्चन थे एफएम सब्जेक्ट में। अगर हम एनपीवी निकालना है तो उसके उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लाइक फार्मूलाज, तो वैसे भी है तो फार्मूला आप वैसे भी याद हो जाता है, कहीं ना कहीं करते करते फार्मूला वैसे भी याद हो जाता है। तो उसको भी रहता है ना कि आप कोई चीज़ समझ के करो, कि अगर इसमें इतना चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से इसमें कितना चेंज होगा, उसका कोई फार्मूला रटने का नहीं होता है। आप ये चीज़ प्रैक्टिकली फील करते हो कि हाँ, अगर इसमें इतना चेंज आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट कैसे चेंज होगा। तो आई थिंक इसमें भी मैंने, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आई थिंक कोई भी एक कंसेप्ट है उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे उस कंसेप्ट से लेकर के, चाहे वो आरटीपी में हो, एमटीपी में हो, पीवाईक्यू में हो, मैंने सारे क्वेश्चंस एक जगह कर रखे थे हर एक कंसेप्ट वाइज। और उस कंसेप्ट पे जितने प्रैक्टिकल थे सारे वहीं पे कर लेती थी, ताकि उससे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन के थ्रू। कोई न्यू क्वेश्चन होगा तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं वो लोग न्यू क्वेश्चन देंगे। लेकिन वही है कि अगर आप समझ रहे हो कि कोई चीज़ कैसे हो रही है तो वो आप आराम से कर लोगे एग्जाम में भी। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो वही कहूँगी कि कोई भी कंसेप्ट है पहले कंसेप्ट क्लियर रखो एंड देन उस पर जितना प्रैक्टिकल हो सके सब क्वेश्चंस उसको सॉल्व करो, सो दैट वुड बी एबल कि अगर कोई न्यू क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप उसका लॉजिक समझ पाओ एंड सॉल्व कर पाओ। तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, आई वुड सजेस्ट कि देखिए एक प्रैक्टिकल। बात तो तय है, हम मानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, यस थ्योरी सर। अगर क्लियर यस रहेगा सर। तो क्वेश्चन से आप डरेंगे नहीं। बहुत सारे एग्जामिनेशन में खास करके जैसा हम इंटरव्यू भी पहले भी किए हैं, आईआईटीएन का जब इंटरव्यू किया है तो उसमें ये तक कहा गया है कि क्वेश्चन किस ट्रेंड में पूछेगा वो हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद पता चलता है कि यस। क्वेश्चन में इस बार कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो वहाँ क्या है कि कहने का यही मतलब है कि अगर थ्योरी आपकी क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है एक एक पॉइंट पर, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा, कितना भी घुमा करके पूछेगा, आपकी समझ में बात आ जाएगी कि यस। ये पूछना क्या चाह रहा है और फिर आप उस चीज़ को कह देंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना, थ्योरी को समझना, पूरी तरह एंड से देन हाँ, पढ़ना। थ्योरी क्लियर रहेगी तो प्रैक्टिकल हो जाएगा सॉल्व। जी लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस बहुत चाहिए। हर तरह की बिल्कुल क्वेश्चन, जितने वैरायटी के क्वेश्चन अभी तक इंस्टीट्यूट पूछ चुकी है ना, ट्राई करो कि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम उससे गो थ्रू करो आप। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कहने के कुछ ना कुछ टेक्निकल वैसा वो डालते हैं कि आप उससे ना आपका कंसेप्ट फिर और क्लियर होता है। जी तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, हर एक जगह हर एक कंसेप्ट से जितने क्वेश्चन बनते हैं ना उनको साथ में कर डालो, और जहाँ प्रॉब्लम आए उसको मार्क कर लो, ताकि जब नेक्स्ट रिविजन करो ना तो वो चीज़ पे आप फोकस कर सको। तो बिल्कुल। दैट्स इट। टिप्पणियां है आशीष भारद्वाज डेविड कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस।
एक टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है, संतोष कुमार जी की टिप्पणी है। लिखते हैं, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी पांडे फॉर योर अचीवमेंट एंड स्पेसिफिकली मेनी मेनी थैंक्स टू राकेश सर फॉर सर्चिंग सच टैलेंट एंड एनर्जी फॉर द इंटायर पार्टिसिपेंट्स। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, मेनी मेनी थैंक्स संतोष जी। नेक्स्ट पार्ट है इनके कमेंट का कि आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम साक्षी व्हाट इज योर ओपिनियन टुवर्ड्स द न्यू कमर्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सीए कंपटीशन। नए जो बेसिकली कमर्स हैं जो आना चाह स्कोप रहे हैं सीए कंपटीशन में, उनके लिए आपका क्या ओपिनियन है? बेसिकली स्कोप क्या है सीए का, लाइक किया वो हाँ, स्कोप भी बताएंगे तो उससे पता चलेगा कि सीए में क्यों आना क्यों चाहिए। आना नए चाहिए। जो हैं, जो न्यू कमर हैं, वो उनके लिए सीए कितना महत्वपूर्ण है और सीए में क्यों आना चाहिए। आपका क्या विचार है कि सीए में आना चाहिए या नहीं चाहिए? ओपिनियन अपना बताएं। सीए में डेफिनेटली आना चाहिए। जी बहुत बिल्कुल। बहुत मतलब स्कोप की अगर बात करें ना, तो अभी सीए का रोल एक मतलब पहले समझते थे ना, कहीं ना कहीं सिर्फ अकाउंट्स के लिए सीए को जानते हैं, बट नहीं, आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। अगर हम बात करें टैक्स प्लानिंग की, टैक्स में बहुत बड़ा रोल है। सीए से अच्छा लाइक एडवाइस कोई नहीं दे सकता है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग जो है टैक्स सब्जेक्ट एक प्रॉपरली पढ़ते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो वी आर हैविंग अ मच नॉलेज अबाउट दैट। एंड कहीं ना कहीं जब आप आर्टिकलशिप करते हो, तो अगर आप टैक्सेशन चूज करो, तो आप उस डोमेन में जा रहे हो पार्टिकुलरली, तो आपका 2 साल में एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाता है। आप एक से एक क्लाइंट के साथ डील करते हो, तो एक टैक्स फील्ड है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑडिट। ऑडिट में कहीं ना कहीं आपकी साइन की वैल्यू ऐसे भी बढ़ जाती है। तो अगर बिल्कुल आप कोई भी कंपनी है, आपके सामने कोई कंपनी है, तो आप एक किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हो, तो अगर वो कंपनी शो कर रही है कि 5 करोड़ का प्रॉफिट है उस कंपनी का, तो आप उस पर विश्वास कर रहे हो कि हाँ कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ का है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स दिख रहे हैं 50 करोड़ के, तो हाँ यू आर बिलीविंग कि हाँ कि कंपनी के पास 50 करोड़ की एसेट्स है। तो वो जो ना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना लोगों को, कि जो इंटरेस्टेड यूजर्स है फाइनेंशियल्स के कंपनी के, तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना कहीं एक चार्टेड अकाउंटेंट के सिग्नेचर से प्रूफ होता है। अगर हम लोग अपना सिग्नेचर वहाँ कर रहे हैं, तो लोगों को ये विश्वास होता है कि हाँ जो 5 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है वो गलत नहीं है, सही बिल्कुल है। बिल्कुल, हर तो चीज को मैन्युअली उसमें चेक करके सब हाँ, कुछ करके तो तब वो एक तो सिग्नेचर। ऑडिट एक ऐसा ही फील्ड है कि यहाँ पे तो एक फील्ड तो आपके लिए ये भी है कि आप जो प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हो कंपनी के फाइनेंसेस का, तो वो एक चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा कोई नहीं करता। स्टैट्यूटरी ऑडिट बेसिकली वी डू, बीवी मतलब चार्टेड अकाउंटेंट्स डू। तो ये एक फील्ड है। फिर अगर कोई कोई बंदा है जो इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी कंपनी में, तो फिर वो सोचेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे करूँ, तो उसके लिए भी उसको सीए की हेल्प चाहिए। कि फाइनेंशियल एडवाइजरी भी एक बहुत बड़ा डोमेन है जहाँ हम लोग काम कर सकते हैं, तो इसके लिए चाहिए। वैल्यूएशन है, मर्जर एंड एक्विजिशन, यहाँ पे भी सीए का वर्क है। तो मल्टीपल फील्ड्स हैं जहाँ पे सीए का यूज़ है। तो अभी तो मैंने एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल को लेकर के बोला, तो इतने सारे नहीं, आप फील्ड हम निकलते हैं। समझते हैं कि और भी जानकारी इस संबंध में दें कि जॉब ऑप्शंस क्या हैं, और आ, फिर कितना स्कोप, और भी क्या स्कोप हैं सीए करने के बाद अगर ये कोर्स करें। जैसे कहने का मतलब सीए फाइनल तक का हम कह रहे हैं कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल, मतलब सीए के क्षेत्र में कोई अगर आगे बढ़ता ही चला जाए तो उसके लिए कितना जॉब ऑप्शन, कितना है, क्या स्कोप है? सर अगर जॉब की बात करें, तो बेसिकली 4 to 5 मेजर फील्ड से, और भी बहुत से फील्ड हैं। जैसे अब हम लोग अभी आर्टिकलशिप में जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को डोमेन सेलेक्ट करना होता है। तो अगर मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट सेलेक्ट किया है, स्टैट ऑडिट, तो कहीं ना कहीं मेरा जो है वो काम रेस्ट्रिक्ट हो जाता है फाइनेंशियल कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, एग्जामिन करना कि वेदर इट इज़ प्रेजेंटिंग ट्रू और अ फेयर व्यू और नॉट। तो ये एक बहुत बड़ा रोल आता है हमारे स्टैट ऑडिटर्स का। दूसरा फील्ड है आपका इंटरनल ऑडिट। ऑडिट में ही बहुत सारे टाइप्स है, फॉरेंसिक ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट है। तो ऑडिट में ही मल्टीपल फील्ड्स हो गए। तो आप ऑडिट में ही मल्टीपल फील्ड्स यानी मल्टीपल पोजीशंस, जॉब पोजीशंस है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड देन टैक्स की बात करें, तो टैक्स तो बहुत मेजर एरिया जहाँ हम लोग का है। इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्सेशन में आपका बहुत स्कोप है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन बेसिकली मेजर जो अभी है वो जीएसटी है। तो बिल्कुल जीएसटी में बहुत बड़ा स्कोप है। आपकी खुद की जब प्रैक्टिस होगी, तो मल्टीपल चांसेस है कि वहाँ पे आप कर सकते हो। एंड देन फिर आपका एडवाइजरी सर्विसेज बहुत ज़्यादा है सीए जो करते हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी आप ले सकते हो। एंड देन एंड वैल्यूएशन भी है, एंड ट्रांसफर प्राइसिंग है। तो ये मल्टीपल फील्ड्स आप अगर एक्सप्लोर करोगे ना, तो आप खुद भी ये चीज़ समझ पाओगे कि कितने ज़्यादा फील्ड्स हैं सीए का। तो मल्टीपल स्कोप है, मतलब स्कोप स्कोप भरे बहुत पड़े है, हैं। बहुत है। और जहाँ तक हमें इवन तो
अभी मेरे को नहीं पता है कि क्या क्या स्कोप और है, अभी तो हम स्टार्टिंग की है ना, तो अभी हम इस चीज़ में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पता तब पता चलेगी चलेगा। और भी देखिए ज़्यादा। स्कोप एक जो सामान्य सी बात है, जितनी भी कंपनियां हैं, खास करके कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट, या फिर खास करके इंडिया जैसे कंट्री जो है, वो बिजनेस इकोनॉमी जो उसकी है, उस पर वो बेस्ड है। ढेर सारी फैक्ट्रियां हैं, ढेर सारी कंपनियां हैं, वो उनके सारे हिसाब किताब लेखा जोखा के लिए तो सीए चाहिए ही, ऑडिटर चाहिए ही सारा। चूंकि उस पर जो है सरकार का एक कंट्रोल होता है, या फिर बाकी और भी गवर्निंग बॉडी और भी होते हैं, तो वहाँ उनको तो चाहिए ही, वहाँ तो काम है ही। और वहाँ खास करके सीए, मतलब बिना सीए वाले जो है, कहने का मतलब जो एक बेसिक पढ़ाई किए हैं उनसे नहीं होने वाला, क्योंकि कंपनी के ढेर सारे रूल होते हैं। इसीलिए शायद हमें लगता है कि जो इसमें सीए के साथ जो लॉ के पेपर्स होते हैं, हाँ, फॉर शायद इस इंटरप्रिटेशन जी कि आप। इंटरप्रिटेशन की, जो लॉ के अनुसार कैसे कंपनियां काम कर रही हैं, रूल के अनुसार, सिर्फ काम करने से नहीं है, रूल के अनुसार काम कर रही है कि नहीं, लॉ के अनुसार काम कर रही है कि नहीं। दूसरी बात की, एक तो प्राइवेट में है ही, सरकारी में भी हम समझते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला भी शख्स, मामूली मेरे जैसा शख्स भी, हर साल एक सीए की मदद से ही रिटर्न फाइल रिटर्न करता फाइल है। करता है, रिटर्न फाइलिंग सबसे बड़ा स्कोप है। रिटर्न हर फाइलिंग एक, सबसे हाँ, बड़ा स्कोप हर है। एक और लोगों खास को। करके जब वो मार्च, कहने का मतलब मार्च तो जो है सो है, उसके बाद जब सितंबर या अगस्त तक सितंबर, जो, हाँ। जब वो समय आएगा, तो उस समय में एक हलचल सी मच जाती है कि टाइमली हम कैसे करें, और टैक्स सेविंग हम कैसे टैक्स करें। सेविंग। ये टैक्स सेविंग हम खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं यस होता। सर। ये एक सीए ही कर सकता है, हमारे पैसे को बचा सकता है। और उसके बदले में सीए भी जो है, कहने का मतलब कि उनका भी स्कोप बढ़ जाता है, एक तरह का जॉब है। हर तरीके से आर्थिक रूप से सीए वहाँ भी मजबूत होता है, और आर्थिक एक सीए है ही दूसरे को भी मजबूत करने का और खुद भी मजबूत करने यस। के लिए वो सीए है। हम टिप्पणियां और भी हैं, और टिप्पणियां हम समझते हैं कि जो जो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर पुटिंग सम क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस। एक सवाल है मिथिलेश वस्त सर का, एक सवाल है कि उससे पहले एक नितिन सिंह कहते हैं हैप्पी बर्थडे। बर्थडे है? नो सर। नो, ये हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, एक अंदाजा जो भी हो सकता है कि कभी कभी टाइप में जब जाते हैं बॉक्स में, जब हाँ, वो कमेंट ऑटो बॉक्स में जाते हैं, ऑटो टाइपिंग। यस। टाइपिंग में अगर कुछ भी ऐसा करते हैं, तो ऑटो टाइपिंग में कुछ सजेशन आ जाता है, उंगली हमारी दब जाती है, और वो सजेशन जो है पोस्ट हो जाता है। जी नितिन जी, हम बता दें आज साक्षी का बर्थडे नहीं है। और फिर भी थैंक यू। फिर भी थैंक यू एडवांस में, अगर आगे तो होगा ही। मिसेस बस कहते हैं व्हाट इज योर गोल गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज योर प्लान फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाइनल? सर अभी तो फ़िलहाल आर्टिकलशिप के लिए बहुत ज़्यादा वो है कि आर्टिकलशिप को अच्छे फॉर्म से करनी है। आई एम ट्राइंग फॉर द बिग फोर, बट इफ़ नॉट पॉसिबल दैन डेफिनेटली बिग टेन में तो करना ही है, क्योंकि आर्टिकलशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे फॉर्म से। तो ये चीज़ है। आगे का प्लान सर, अगर सीए को लेकर के बोलूँ तो बेसिकली सीए करने के बाद टू स्कोप्स मेजरली रहते हैं। आप या तो खुद की प्रैक्टिस करो, या तो किसी जॉब में जाओ। तो मेरा इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं वो ऑडिट में बहुत ज़्यादा है। चैप्टर्स लाइक जब कभी मैं पढ़ाई करती थी तो ऑडिट जो है, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा उस फील्ड से रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो फ्यूचर गोल है इस चीज़ को लेकर के, तो वो ऑडिट में ही है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो जॉब, पहले तो फर्स्ट इनिशियल कुछ सालों में जॉब प्रेफर करूँगी। वहाँ पे मेरा खुद का जब एक नॉलेज हो जाएगा अच्छा खासा, देन आई विल गो फॉर द प्रैक्टिस एंड ऑल। तो फर्स्टली ऑडिट में ही मेरे को आगे करना है कंटिन्यू, एंड देन फॉर फाइनल्स, अभी फाइनल्स के लिए सर सोचा नहीं है, पर डेफिनेटली एक बार आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी तो आई कंटिन्यू द सेम कंसिस्टेंसी जो मैंने इंटर में किया, जो मैंने फाउंडेशन में किया, सो डेट आई वुड बी एबल टू मैनेज द टाइम प्रॉपरली। बिकॉज जी आर्टिकलशिप में आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। आप स्टार्टिंग मॉर्निंग से लेकर के आप इवनिंग तक आपका टाइम पूरा वर्क में ही जाता है, एंड देन आपकी स्टडीज़ रहेंगी। फाइनल्स का सिलेबस इंटर से भी ज़्यादा वास्ट है, तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। सो आई हैव नॉट डिसाइडेड येट कि व्हाट टू डू, बट डेफिनेटली आफ्टर गोइंग इन माई आर्टिकलशिप आई डेफिनेटली शेयर। जी घर पे रह के आपने तैयारी की, यस सर। एक बड़ी सी बात है कि लोग बाहर जाते हैं ऐसी परीक्षाओं के लिए, कठिन परीक्षाओं के लिए बाहर जाते हैं घर पे रहकर। ये अनुभव बताएं कि घर पर क्या आप बिल्कुल कंफर्टेबल थी घर पे, या फिर ये डिसीजन क्यों लिया? यस सर। मेरा जो टेंथ है ना, टेंथ के बाद कभी मैं कभी स्कूल्स एंड कॉलेज वगैरह गई नहीं।
11th 12th भी मैंने ऑनलाइन ही किया अनअकैडमी से, एंड देन फाउंडेशन भी ऑनलाइन किया एंड इंटरमीडिएट भी ऑनलाइन किया। तो ऑनलाइन हमें कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगी इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं आपका ना हर समय टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। आप जब बाहर क्लासेस करते हो ना, तो अगर आप साथ वहाँ पे रह रहे हो, आपका कोचिंग अगर क्लोज है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में प्रॉब्लम जाती है। वो चीज़ मैंने फील करा है कि घर पे रह के ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हम कर पाए। आई डोंट नो कि सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो घर पे जरूरी नहीं है कि सबको ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि आप अच्छे से प्रॉपर स्टडी कर सको। तो मेरी फैमिली लाइक मेरी मम्मी, लाइक मेरी छोटी माँ या मेरी बड़ी मम्मी है या मेरी मम्मी है, तो देवर लाइक कि आप सिर्फ पढ़ाई करो, आपका फोकस आपके पढ़ाई पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं। तो काम को लेकर के ऐसा कुछ रहा नहीं। तो घर पे मेरा ऐसा इन्वायरमेंट था, लकीली था कि मैं पढ़ाई कर सकी, और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है इसमें। तो आई वुड से कि अगर किसी को ऑनलाइन में प्रॉब्लम जा रही है, अगर किसी को ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा, तो वो ऑनलाइन नहीं करें, उनको मैं प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपका माइंड है कि आप कर सकते हो ऑनलाइन, आपको सही समझ में आता है, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन करो। आई वुड से कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है ना, आप कहीं ना कहीं ना घर में रह करके शांत से कर पाते हो अच्छे से, आप खुद से प्लानिंग कर लेते हो, टाइम बहुत सारी चीज़ों में सेव होता है। लाइक अभी मैं बाहर थी तो वो चीज़ आई कैन रिलेट कि कितना ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है टाइम का। तो हमें लगता है कि जो इंटरनेट का जो प्रयोग है यहाँ, हाँ। वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके यस सर। मामले में वो यस सर। हुआ कि इंटरनेट के प्रयोग से, और खास करके एक ऑनलाइन जो है क्लासेज पर इन्होंने भरोसा किया साक्षी ने, और फिर समय भी बचाने का एक जो आइडिया था कि उसमें समय, जैसे कि ऑफलाइन अगर कोचिंग जाते हैं तो जाने बहुत। आने में यस सर, या जाने फिर आने थकावट भी हो में जाती है, बहुत आकर ज़्यादा। के फिर जाने आने में क्या कठिनाई होगी, रास्ते में कोई सवारी मिलेगी नहीं मिलेगी, या फिर कहीं ट्रैफिक जैम है, कुछ भी है। तो वो भी समय बचाने के लिए, देखिए समय, टाइम मैनेजमेंट एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमें हमें लगता है कि सिर्फ सीए ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर क्षेत्र में टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो वहाँ इसने, साक्षी ने, इसलिए घर पर रहने का एक और फायदा ये होता है कि हम बीमार कम पड़ते हैं, यस माँ सर। के हाथ का खाना खाते हैं, और माँ एंड के हाथ का एंड एक खाना। चीज़ और है कि जी, अगर आप कभी भी घबरा रहे हो, लाइक मेरे केस में बहुत, तो एग्ज़ाम टाइम जब आया बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत ज़्यादा खुद में ऐसा फील होता है कि अब नहीं हो पाएगा, कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, फिर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम घर में जा कर के मम्मी के पास या फिर मेरी जो आंटी हैं उनके पास जा कर के हम लाइक ये कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, तो देवर लाइक कि आपसे होगा, आप मतलब कहीं ना कहीं वो आपको एक हर एक समय मोटिवेट करते हाँ, थे। मोटिवेट करना, हाँ। कॉन्फिडेंस को बूस्टअप हाँ करने का काम जो है हाँ वो मेरे फैमिली सिस्टर हैं, मेंबर्स। मेरे मेरे भैया हैं, मेरे सिस्टर है, तो देवर लाइक कि कभी भी आप बोर भी हो रहे हो ना, तो वो लोग आते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही मैंने करी है लाइफ में, कभी भी ऐसा फील हो मोटिव, मतलब कभी लगे कि आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो रहे हो, नहीं हो रहा है, तो एक ब्रेक लो, ब्रेक लेना भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इतना बड़ा सिलेबस है, आप 10-10 घंटे डेली 6 महीने तक आप 10-10 घंटे स्क्रीन पे सिर्फ देख करके टाइम बिता रहे हो, तो कहीं ना कहीं उससे इम्पैक्ट तो पड़ता है, आंखों पे पड़ता है, मेंटली भी पड़ता है। तो प्रॉपर टाइम ब्रेक लेना, जब कभी आपको ग्रुप वन का जब आप एक बार पढ़ाई कर लोगे, तो वहाँ पे प्रॉपर ब्रेक लेना, एनालाइज करना। ग्रुप 2 का पढ़ाई जब स्टार्ट करोगे फिर ब्रेक लोगे, तो वहाँ पे भी अच्छे से ब्रेक लेना, 4-5 दिनों का ले सकते हो, ले लो, इट्स ओके, इट्स वर्थ, मतलब सही है इसको लेना। एंड देन आप रिवीजन स्टार्ट करो प्रॉपर तरीके से, रिवीजन अच्छे से प्लान करके स्टार्ट करना, 3 बारी का एटलीस्ट, कम से कम 3 बारी तो रिवीजन होना ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, एंड देन हो जाता है। अच्छा, रिवीजन मतलब कम से कम 3 बार होना चाहिए साक्षी पांडे के अनुसार। रिवीजन कम से कम 3 बार होना चाहिए। यस रिवीजन सर। ये नहीं कि एक बार कर लिए, 2 बार, मतलब ये नहीं, 3 बार, ज़्यादा भी कर सकते हैं। सर ये हाँ। डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल ये सर, वो। इसलिए रिवीजन ज़्यादा चाहिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। बिल्कुल आप बिल्कुल एक चीज़ को बिल्कुल जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलेंगे, तो चीज़ बैठेगी नहीं दिमाग में। बिल्कुल। तो इसलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मेरे केस में अलग था, मेरा रिवीजन थ्योरी पेपर का 4 से 5-6 बार कर लिए थे, हमको ये भी नहीं याद है कितनी बार क्लास के साथ किया होगा, आई डोंट इवन काउंट कि कितना ज़्यादा हो चुका होगा। तो थ्योरी तो हम बहुत किए, मतलब आई एम वेरी वीक एट क्रैमिंग एनीथिंग, सो दैट्स वाई आई यूज टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। जी। सुमन यादव जी की टिप्पणी आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिसलेस वस जी की टिप्पणी है आगे। इन्होंने पूछा था आगे, व्हाट इज गोल गोइंग फॉरवर्ड, पूछा था प्लान फॉर प्रेगनेंसी। आगे ये लिख रहे हैं फ्रेंड्स टिप्पणी में, यू मस्ट ट्राई फॉर बिग फोर, एंड इफ it would not be possible, then must text me because my cousin works in Earth and Young. So EY। if yeah, uh, if it would be possible, then I would certainly help you. थैंक यू सर।
तो ये बिग फोर हमने जाना था जब मिथिलेश वस्त जी जब हमारे यहाँ आए थे लाइव में हम इंटरव्यू देखे सेक्शन थे में, उनका। देखे थे उनका। यस सर। अच्छा, हम उससे पढ़ाई भी की है सर पढ़ाई से। भी किए हैं मिथिलेश वस्त हाँ। से, आप पढ़ाई भी किए हैं, कहाँ मध पढ़ाई किए हैं? मधेपुरा पब्लिक स्कूल में सर जब आए थे ना, अच्छा तो आई थिंक सिक्स सिक्स क्लास में होंगे, या फिफ्थ या सिक्स क्लास में, तो सर को हम जानते हैं। अच्छा, सर को जानते हैं, और सर उन्होंने ही बताया था ये बिग फोर के बारे में, नहीं तो फिर इधर के जो लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं या इधर के लोग बाकी क्या जाने कि ये बिग फोर क्या होते हैं। तो ये चलिए मदद के लिए तैयार है। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, इतनी कठिन परीक्षा और फिर पहले प्रयास में सफलता, वो भी घर पे रह के सफलता, मतलब हर चीज लगता है कि जैसे कि आपके मेरिट में और इजाफा कर रहा है कि पहली बार में सफलता, ये मेरिट शो कर रहा है, और फिर ये कर रहा है कि घर पे रह के तैयारी, ये भी मेरिट शो कर रहा है, इतनी कठिन परीक्षा ये भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेरिट शो कर रहा है। और तो इसमें ये जानना बिल्कुल ज़रूरी होगा कि इतनी बड़ी सफलता श्रेय क्या सिर्फ खुद को देना चाहेंगे या और भी लोग हैं जो कि सफलता में, चूंकि कोई भी कहते हैं कि सफलता में कई लोग शामिल होते हैं, दिखता तो यस एक सर। आदमी की सफलता है लेकिन उसके पीछे में कई लोग रहते हैं। यस सर। आपकी सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? सर मेरा ऐसा नहीं है किसी एक, अगर इफ आई एम टेकिंग द नेम ऑफ अ पर्सन फर्स्टली, देन इट डजंट मीन आई एम गोइंग टू गिव द मोर क्रेडिट टू दैट पर्सन। ऐसे नहीं है, बट मैं जितना बोल रही हूँ, सबका इक्वली इम्पोर्टेंस रहा है इस पूरे जर्नी में। तो स्टार्टिंग विथ माई फादर, मेरे पापा का रोल बहुत ज़्यादा रहा है इस जर्नी में। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है। एग्ज़ाम टाइम भी देवर लाइक कि जाओ, जो होगा सो होगा। कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहा है उनकी तरफ से कि होगा या नहीं होगा। तो उनका हमेशा से रहा है कि नहीं बिल्कुल, होगा। ये एक एक हम समझते हैं बेस्ट, ये एक मनोबल होता है यस कि सर। पिता अगर कहे कि चिंता मत करो, होगा या ना होगा, वो चिंता छोड़ दो, तो हम समझते हैं कि वो वहीं पर हमें लगता है कि 80% 70% सफलता जो यस है सर। वो मिलनी सुनिश्चित हो हाँ, तो जाती है उनका था जीवन में। कि वैसे भी पासिंग परसेंट इतना कम रहता है, हर किसी का नहीं होता है। तो इट्स ओके अगर नहीं भी होगा तो आप अपना बेस्ट दो, जो होगा सो होगा। एंड देन उसके बाद मैं अपनी लाइक मम्मी के बारे में बोलूँगी। मम्मी इन द सेंस, मेरी छोटी माँ, मेरी बड़ी माँ, मेरी माँ, तीनों ने पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। उन लोग, मतलब हम जब भी घबराते थे ना, तो उनके पास जाते थे, तो देवर लाइक कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। फिर मेरे भैया एंड मेरी दीदी। तो मेरी दीदी कभी भी आती थी मेरे रूम में, तो सी ऑलवेज रोट अ नोट फॉर मी, लाइक कि हो जाएगा साक्षी, यू आर अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑल दैट, कभी भी घबराना नहीं, ये नहीं होना। एंड मेरे भैया हमेशा घर, मतलब जब भी होता था तो बीच बीच में आकर के ही वॉज लाइक कि अच्छे से करो, पढ़ाई करो, एंड हो जाएगा। मतलब देवर, मतलब पूरी पूरी फैमिली मेरी सपोर्टिंग रही है। तो हर एक किसी का रोल है, चाहे वो मेरे बड़े पापा हों, उनसे भी बहुत कुछ लर्न करा है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। उनकी स्टोरी भी ऐसी ही रही है कि उनसे बहुत कुछ सीखने को है मेरे बड़े पापा से। तो सबका रोल रहा है। एंड मेरे ग्रैंड फादर एंड मेरे जो छोटे पापा हैं, उनका भी रोल मेरी जर्नी में बहुत ज़्यादा रहा है। ही इज़ नॉट विथ मी राइट नाउ, बट सर कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स ही है जो यहाँ तक मेरे को लाई है। तो उनकी ब्लेसिंग्स एंड पूरे फैमिली का सपोर्ट, एंड उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प की। कभी भी कोई डाउट होता था तो उनके साथ डिस्कस कर ली, या जो इस फील्ड से जुड़े हैं, जो इस फील्ड से नहीं भी जुड़े हैं, वो फ्रेंड्स भी हमेशा कि तुम टॉप करोगी, तुम टॉप करोगी, तुम बस। इस तरह का, हाँ, ये मनोबल हाँ, बढ़ाना कि ये इसको बहुत जरूरी नेगेटिव है। में नहीं लेना। कभी आपके फ्रेंड के कि आप टॉपर हो या फिर कुछ हो, तो नेगेटिव मत लेना। देवर जस्ट लाइक कि आपको मोटिवेट करना चाहते हैं। तो ऐसा रहा है। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली में रिलेटिव्स भी जितने हैं, मेरी फूआ हो या फिर मेरे मौसी, मतलब कोई भी क्यों ना हो सर, कि सब किसी का सपोर्ट है। मेरी इंटायर सोसाइटी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ से मैंने स्कूलिंग करी है, मेरा जो स्कूल रहा है, मेरा लाइक मैंने अपनी स्कूलिंग मधेपुरा पब्लिक स्कूल से करा है। तो वहाँ के भी टीचर्स हैं, मैंने इनसे पढ़ाई करी। सारे मेरे टीचर्स, सारे लोग मेरी जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट। हमें लग रहा है कि एक आपने बीच में चर्चा, एक दीदी दीदी की चर्चा कर रही हैं कि एक आप ही के फैमिली की यस। लास्ट ईयर इंटरव्यू में यहाँ यस एक सर। मेडिकल नीट कंप्लीट करने वाले, कहीं उन्हीं के बारे में तो नहीं कर यस रहे सर, हैं? मेरी स्नेहा, दीदी हमें स्नेहा जहाँ तक याद आ स्नेहा रहा है, पांडे। स्नेहा पांडे का इंटरव्यू हमने लास्ट ईयर किया था, और नीट में एक सफलता जो है, एक अद्भुत सफलता थी, बड़े अच्छे मार्क्स से, और उनकी भी स्टोरी काफ़ी है। इस लाइव के सेक्शन में जाएंगे अगर आप, तो उनकी जो है वो वीडियो सेक्शन में कहीं उनकी स्टोरी मिल जाएगी आपको। तो यस हमें सर। लगता है उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। यस सर, तो मेरी बिल्कुल दीदी। देखिए, घर में अगर कोई बड़ी बहन या बड़ा भाई अगर सफल है पहले से, तो एक हमें लगता है कि एक गाइड करने वाला, खास करके फील्ड अलग हो, ये अलग बात है। यस सर।
लेकिन एक पढ़ाई का तरीका और एक सक्सेस का तरीका एक ही होता है। सक्सेस का तरीका एक ही होता है, वो है हार्ड लेबर विथ एक वेल प्लानिंग यस सर। स्ट्रेटेजी बना करके। हार्ड लेबर हमें लगता है सफलता का यस सर। यही मूल होता है। तो परिवार में ही जब परिवार के सारे लोगों का सपोर्ट, और हमें लगता है कि इस तरह का सपोर्ट अगर सारे लोग करने लगे, जो भी देख रहे हैं इस लाइव को, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर भी करें। और परिवार के जो भी गार्जियन हैं, या जो भाई हैं, जो बहन हैं, जो बाकी हैं परिवार के मेंबर, अगर कोई पढ़ने वाला आपके परिवार में है तो उन्हें बिल्कुल आप पूरी तरह सपोर्ट करें, ताकि कल को वो जब सफल हो तो वो आपके बारे में चर्चा करें और आपको भी संतुष्टि हो कि इसकी सफलता में कहीं ना कहीं कुछ भी रोल मेरा भी था, ये आप गर्व से कह सकें। और जब सफल हो तो आप उस समय में बिल्कुल आप भी गर्व कर सकें कि मेरे घर का बच्चा जो है इतनी ऊंचाई तक जा रहा है। टिप्पणी है, पंकज पासवान जी कह रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। पंकज सर, पंकज प्रवीण सर। अच्छा सॉरी, पंकज प्रवीण सर हाँ, कह रहे हैं। इनसे मतलब मेरी जो स्कूलिंग हुई ना, वहाँ के वो डायरेक्टर सर हैं। अच्छा बिल्कुल, मधेपुरा पब्लिक मधेपुरा स्कूल, पब्लिक पंकज स्कूल। प्रवीण जी, जी जी जी। थैंक यू सर। और आशीष दुबे कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटी, बेटे जी। हम एक बार फिर से आपको बता दें, अंतिम प्रश्न करने से पहले, कि हम जो लाइव में हमारे साथ हैं, साक्षी पांडे हैं, सी इंटरमीडिएट में घर से ही तैयारी करके इन्होंने एक बेहद अहम सफलता अर्जित की है। और ये बता रहे थे सीए की तैयारी कैसे करें, और बाकी जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं क्या स्कोप है, क्या इसका और भी तैयारी करने के क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम लगातार बातें कर रहे थे। एक बार फिर से इनका हम परिचय कराते चलें कि साक्षी पांडे नाम है इनका, और पिता सुधाकर पांडे जो कि शिवम हार्डवेयर स्टेशन रोड मधेपुरा में है, और लायंस क्लब से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं। शायद हमें लगता है कि जो उस सब का भी परिणाम होता है जब घर के गार्जियन अगर समाज सेवा में रहते हैं तो बच्चों पर जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका पड़ता ही है। और माता मीनाक्षी पांडे हैं, हाउस मेकर है, घर इनका वार्ड नंबर 22 मधेपुरा है, और एजुकेशन 10th इनका मधेपुरा पब्लिक स्कूल से हुआ था। 2021 में इन्होंने 90% मार्क्स से सफलता अर्जित की थी। 12 से पीएस कॉलेज में, कॉमर्स से 91.2% 2023 में। फिर सीए फाउंडेशन की तैयारी इन्होंने किया 2024 में, मतलब तुरंत वो 23 में करने के बाद, इन्होंने इंटर करने के बाद 24 में ही सीए फाउंडेशन इन्होंने पास किया था विथ डिस्टिंक्शन। और सीए इंटरमीडिएट में टोटल 6 सब्जेक्ट में 5 में इन्हें एग्जाम्पशन। ये क्या बात हुई, ये हम भूल गए यस पूछना सर। कि एग्जाम्पशन ये क्या होता है, एग्जाम कि एग्जाम्पशन। एग्जामिशन बेसिकली मेरी सर की, अगर आपको किसी भी पेपर में 60 अबव है जी तो उस पेपर में आपको एग्जामिशन मिल जाता है। एग्जामिशन मिलने का मतलब होता है कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली फेल भी करते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपको दोबारा से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। अच्छा। एंड कहीं ना कहीं एग्जामिशन उनको 60 मार्क्स इसलिए रखा गया है कि आप इंस्टीट्यूट ये चीज़ समझ आती है कि आपको इतना नॉलेज है कि अच्छा आप फिर से, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपको दोबारा 6 पेपर फिर से देने पड़ेंगे। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। एग्जामिशन वाली चीज़ लाई गई है कि आपको थोड़ा रिलीफ मिले, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आप इंस्टीट्यूट समझती है कि इतना वास्ट सिलेबस है, इतना सारा चीज़ करना एक साथ पॉसिबल नहीं मतलब है। एक तरह का डिस्टिंक्शन या एक तरह का रिवार्ड कहा जाइए कि यस सर। आपको हाँ, स्टूडेंट तो को फिर आपको उसका उसने। पेपर दोबारा देना नहीं पड़ता। 60 या 60 ऊपर से जब मार्क्स आता है तो एग्जामिशन मिलता है किसी भी पेपर में। एंड दैट्स वेरी गुड कि अगर आपको एग्जामिशन आ रहा है तो इट शोज कि आपको ये अच्छा माना नॉलेज जाता है, बहुत अच्छा। नॉलेज 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 काफ़ी अच्छी है। एंड यही चीज़ की वजह से आपको एग्जामिशन मिल भी रहा है उस सब्जेक्ट में, तो बिल्कुल ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। हम अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे लाइव में, इजाज़त लेने से पहले, कि इलाके के वैसे छात्र जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किन शब्दों में संदेश देना चाहेंगे अपना। अगर बात स्कोप की करें तो स्कोप बहुत ज़्यादा है इस कोर्स में। आप बेसिकली मतलब बहुत सारे फील्ड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आप उस चीज़ को रेफ़र कर सकते हो कि कितने मल्टीपल स्कोप्स हैं। तो स्कोप को लेकर के ये चीज़ मत रखना। एंड दूसरी ये चीज़ कि कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, अपने इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप ये चीज़ सोचते हो कि आप कैसे करो नहीं करो, तो सीए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत रेप्यूटेटेड प्रोफेशन है, जहाँ पे आपके साइन की वैल्यू बहुत रहती है। आप पे एक ट्रमेंडस ट्रस्ट रहता है लोगों का कि अगर आप कहीं साइन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत सही है, लोग आप पे विश्वास करते हैं। आप इस कोर्स में सिर्फ ये नहीं सीखते, सिर्फ टैक्स के बारे में नहीं सीखते, ऑडिट
के बारे में नहीं सीखते, अकाउंट्स के बारे में नहीं सीखते। आप इस कोर्स में कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म सीखते हो, आपकी पर्सनैलिटी खुद इनहेंस करती है इस कोर्स में। तो डू इट। एंड इस कोर्स का सबसे एक चीज़ है जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में दोनों ग्रुप करो या कोई भी करो, डजेंट मैटर, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करोगे, वो है पहला कि आप कंसिस्टेंट रहो। मैंने जो पढ़ाई करी ना कि 9 मंथ्स अगर मैंने पढ़ाई करी तो 9 मंथ्स आई वॉज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ सी इंटरमीडिएट। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टार्ट टिल माई एग्जामिनेशन आई यूज टू गिव माई अराउंड 10 to 12 आवर्स डेली। एग्जाम टाइम तो वो बेसिकली बेसिकली एग्जाम टाइम वो इंक्रीज कर जाता है, वो होता ही है क्योंकि खुद ब आपको खुद इंक्रीज कर इंक्रीज जाता करता होगा, जाएगा। बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कंसिस्टेंट रहो, जो भी प्लान बनाओ उसको उसी दिन कंप्लीट करो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन रहो एंड ऑनेस्ट रहो अपने आप से कि आपने जो आज पढ़ाई करी वो सही से करी। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी कंसिस्टेंट एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, and you will also be able to clear this examination in the very first attempt as I did. So this is the thing I like. देखिए 5-6 शब्द जो आए बाद में, डेडिकेशन होना चाहिए, वो ऑनेस्टी होनी चाहिए पढ़ाई में, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। हम समझते हैं कि सफलता के लिए ये सारे मूल मंत्र हैं। इन शब्दों पर आप जरूर जाइएगा और देखिएगा कि सफलता जो है आपको भी मिलेगी, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मिलेगी सफलता। और अंतिम टिप्पणी हम लेंगे, लेकिन अंतिम टिप्पणी लेंगे मिथिलेश वस्त जी की है। लेकिन उससे पहले बिटिया हमारे स्टूडियो में जब भी कोई कोशिश करते हैं कि जब कोई टैलेंट, एक प्रतिभाशाली अगर आए तो हमारे इस एमटी लाइव के स्टूडियो में भी जो है एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेवल बढ़ता है। और इसलिए हम बिटिया को एक छोटा सा अपने तरफ से एक भेंट हम देना चाहेंगे, एमटी लाइव का टोकन ऑफ लव, और जो कि याद रखेगी बिटिया और घर में रखेंगे। और याद रहेगा मधेपुरा टाइम्स के लाइव कार्यक्रम में गए थे, तो ये छोटी सी एक भेंट हमारी तरफ से, मधेपुरा टाइम्स की तरफ से। और हम टिप्पणी आते हैं, अंतिम टिप्पणी के साथ हम इस लाइव को कंक्लूड करेंगे। यहाँ मिथिलेश सर लिख रहे हैं कि आज का साक्षात्कार अत्यंत उत्कृष्ट रहा। विशेष आभार राकेश भाई का, जो मधेपुरा टाइम्स के माध्यम से कोसी एवं मधेपुरा की प्रबुद्ध विभूतियों, विशिष्ट व्यक्तियों एवं शिक्षा जगत से जुड़े विद्वानों को मंच प्रदान कर रहे हैं। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा को सर्वोपरि रखना होगा, जिसे मधेपुरा टाइम्स एवं राकेश भाई भली भांति समझते हैं। इस हेतु मधेपुरा टाइम्स तथा राकेश भाई को हार्दिक कृतज्ञता एवं साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का जो कि लगातार लाइव में बने रहे। और हम 1 घंटा 6 मिनट 38 सेकंड पर हम जा रहे हैं लाइव में, चूँकि वहाँ टाइमर लगा हुआ है। और इतने देर में भी हमें तो और भी बातें करने की इच्छा थी, और भी जिस तरह से साक्षी बेटियाँ बता रही हैं, जिस तरह से हम समझते हैं कि वो हमारे इलाके के स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, खास करके सीए और जो इस तरह के एग्जामिनेशन में सफलता अर्जित करना चाहते हैं। और हम इजाज़त लेंगे आपसे, उससे पहले हम साक्षी पांडे का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि स्टूडियो में आकर के इतना समय इस बेटी ने, मधेपुरा की बेटी ने, मधेपुरा और कोसी या फिर बिहार के लोगों के लिए जो जहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मंच है ये, दूर तक विदेश में भी लोग देखते हैं, उनके लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें की बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी पांडे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत कुछ बता पाए लोगों को। लाइक इस कोर्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता रहता है बहुतों को, या फिर कहीं ना कहीं विदाउट ऑफ नॉलेज वी आर लैकिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स हैं तो उनको एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद जानते हो कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में कहाँ भी है। कोई सा भी फील्ड चूज़ करो, ट्राई टू फाइंड कि आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। तो दिस कुड हैव बीन पॉसिबल बिकॉज यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, हम इसी तरह अन्य प्रतिभाओं को भी हम लाते रहेंगे आपके सामने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इलाका जो है मधेपुरा और कोसी का इलाका एजुकेशन में, जैसा मिथिलेश जी ने लिखा कि यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा को सर्वोपरि रखना होगा। शिक्षा को हम भी अपने चैनल पर सर्वोपरि रखते हैं, और ऐसे टैलेंट जो भी हैं उन्हें आते हैं और उनसे बारीकी से जो है तैयारी के बारे में, ताकि और भी लोग उन्हें देख करके इनसे प्रेरणा ले सकें। साक्षी पांडे से प्रेरणा हम समझते हैं कि आज के लाइव में बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया होगा जो इस सेक्शन में जाना चाह रहे हैं, इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं सभी साक्षी का और सभी दर्शकों का जो लाइव तक बने रहे। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि।